तो बच्चे लोग, पिछले लेक्चर में हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ाई किया था, ठीक। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सीरीज के बारे में पढ़ने वाले थे। मैंने क्या बोला था पिछले लेक्चर में कि सीक्वेंस बहुत छोटा टॉपिक है, उसके बाद हम लोग सीरीज पे पढ़ेंगे। एक बार सीरीज का डेफिनेशन मैं रिवाइज कर रहा हूं। सीरीज क्या था? सीरीज था कि अगर आप प्रोग्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको सीरीज मिलता है। प्रोग्रेशन क्या था सर? प्रोग्रेशन मींस सीक्वेंस, वैसा सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलते थे। उसके बाद सीरीज पढ़ते थे। क्या मैं यहां पे क्या लिखा हूं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस ये एक टाइप का सीक्वेंस होगा जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते रहेगा। अब पैटर्न क्या होगा हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअली एपी होता क्या है। और पूछा जाए तो आपने 10th में तो पढ़ा ही होगा, नाम था इनका एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही सुंदर टॉपिक था, आसान टॉपिक था, बट ठीक है। अभी 11th में देखते हैं कि इसका 11th में कितना स्कोप जाता है। पहले आप ये सोचो कि हम एपी क्यों पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपने वर्ड प्रॉब्लम में देखा रहेगा, बट एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? देखो, अगर बात किया जाए तो ह्यूमन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक टाइम बचाना। मशीन क्या करता है? ह्यूमन ने मशीन क्यों बनाया? ताकि उसका टाइम बच जाए। मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, उसका रीडिंग कांस्टेंट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि आने वाले इतने टाइम के बाद भी ये इतना ही देगा। मान लो कांस्टेंट टाइम से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा थोड़ा, मान लो 5 पॉइंट से बढ़ रहा है, 6 पॉइंट से बढ़ रहा है, तो आप आने वाले टाइम में आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि यहां पे पहुंचने के बाद ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है इसका वैल्यू पर्टिकुलर टाइम पे ये होने वाला है। एपी भी कुछ टाइप का वैसा ही है, उसका एप्लीकेशन भी वैसे ही आएगा। अभी दूसरा चीज बता रहा हूं, ठीक है, एप्लीकेशन हम बाद में देख लेंगे। अभी ये देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। पहला चीज कि अगर मैंने बोला प्रोग्रेशन तो ऑब्वियसली सीक्वेंस तो होने वाला है, क्योंकि हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता, बट हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है। तो ये प्रोग्रेशन है मींस सीक्वेंस तो है, बट कैसा सीक्वेंस है ये देखो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन होता है कि आप कोई भी सीक्वेंस लिख लो, एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस ले लो आप, whose difference between any term and its previous term मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। कोई भी टर्म लेकर किसी भी टर्म में माइनस मत कर देना। आप कोई भी टर्म लो, उसको माइनस करना है उसके प्रीवियस टर्म के साथ। दो अलग अलग टर्म को माइनस करके मत बोलना सर आप गलती पढ़ा रहे हो। एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट। वो हमेशा क्या देगा आपको? कांस्टेंट वैल्यू देगा। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब वो किसी भी दूसरे चीज पे डिपेंड नहीं करने वाला है। एक नंबर देगा आपको जो अलग अलग चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा। कुछ टाइम बाद भी वो नंबर उतना ही रहेगा, कहीं पे भी जाओ उस नंबर का वैल्यू उतना ही रहने वाला है। तो अगर मैं सीक्वेंस का फोटो बनाऊं कि सर ये एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कैसा दिखता है आपको? देखो, मैंने आपको कल ही बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि एक सीक्वेंस को लिखा कैसे जाता है। T1, T2, T3, T4 के टर्म में लिखा जाता है। कोई बुक में A1 भी मिलेगा, मैं A1 ही लिख रहा हूं ताकि आपके NCERT से फॉलो हो। तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलोगे आप? A1। सेकेंड टर्म को आप क्या बोलने वाले हो? A2। थर्ड टर्म को आप क्या बोलोगे? A3। फोर्थ टर्म को आप क्या बोलने वाले हो? A4। ऐसा करते करते आप nth टर्म पे जिस दिन जाओगे उसका नाम हो जाएगा nth टर्म। फिर मैंने क्या बोला, ये जो सीक्वेंस है उसका कोई भी टर्म लो, मान लो मैं A4 लिया, उसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ? उसके प्रीवियस टर्म के साथ। मींस A4 का डिफरेंस A3 के साथ जब लोगे वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, वो इक्वल होगा A3 और A2 के डिफरेंस के साथ। A3 माइनस A2 निकाल लो, A2 माइनस A1 ले लो, ये सबके सब क्या देने वाले? एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे। अच्छा सर, मींस ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है तो इसका कुछ नाम भी होना चाहिए स्पेशल। जी बिल्कुल होता है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू देता है तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? कॉमन डिफरेंस। डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल डी से। स्मॉल डी का वैल्यू क्या है? कोई भी टर्म लो, उसमें उसका प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो, आपको स्मॉल डी मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। किसका?
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अच्छा, ये चीज तो समझ गया। सर अगर ये nth टर्म है तो इसका प्रीवियस टर्म कौन सा होगा? ये n है तो ऑब्वियसली इसका पिछले वाला टर्म n-1 होगा। मींस n को जब n-1 के साथ आप डिफरेंस निकालोगे तो ये भी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस ही होगा। और इस ये भी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस लिखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है? सर ये क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हिंट करेगा क्या अपने को? बिल्कुल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं, मान लो कि कोई पूछा आपसे कि अगर मैं tn को लिखता हूं 5n+4 देन चेक AP है कि नहीं है, AP है या नहीं है, आपको चेक करना है। मैंने सीक्वेंस पढ़ाते टाइम आपको क्या बताया था? पूरे के पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में आप क्या करने वाले हो, जहां पे भी आपको n दिखेगा आप वहां पे इनपुट सिर्फ नेचुरल नंबर को ही रखना है आपको। क्यों? क्योंकि उसका डोमेन ही होता है, एक सीक्वेंस का डोमेन ही नेचुरल नंबर होता है और वहीं पे वो डिफाइंड होता है। आप गलती से दूसरा नंबर रख मत देना। बोला है चेक AP है कि नहीं है, मैं क्या करूंगा? मिनिमम 3 टर्म का डिफरेंस निकाल लूंगा, 3 टर्म को पकड़ के डिफरेंस निकाल लूंगा। अगर कांस्टेंट आया तो बोलूंगा हाँ सर कांस्टेंट है, ठीक है। मैं क्या निकालता हूं? पहले T1 निकालते हैं, पहले 4 टर्म फाइंड तो कर लो ताकि 3 टर्म का डिफरेंस मिल जाए। T1 क्या हो जाएगा? n की जगह पे 1 रखो, दिख रहा है सर 5 × 1 5 + 4 9 आ रहा है। T2 क्या आ जाएगा सर? 5 × 2 10 + 4 14 आ रहा है। T3 क्या आएगा? मैं इधर आता हूं, यहां से T3 क्या आएगा सर? T3 हो जाएगा आपका 5 × 3 15 + 4 19 हो जाएगा। गलत जा रहे हैं क्या हम लोग? 4 9 2 10 + 14 सही है। फिर T4 ले लो आप, 5 × 4 20 + 4 24 हो जाएगा। मैं आपको क्या बोला कि कोई भी एक टर्म पकड़ो, मान लो मैं T4 लिया, T4 का डिफरेंस निकालना हूं T3 से, हो जाएगा 24 - 19, ये भी वैल्यू 5 आ रहा है। T3 में से T2 को माइनस कर दो, T3 कितना है? 19 - 14 कर दो, ये भी 5 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 5। T3 - T2 कर दो, T3 - T2 तो हो गया ना, T2 - T1 कर लेते हैं, T2 - T1 14 - 9, ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आपको यहां से क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो कि सर अगर मैं कोई भी टर्म का एक टर्म के साथ उसके प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस निकालता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जा रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? हेंस गिवन सीक्वेंस। ये क्या है सर? ये सीक्वेंस ही तो दिया, मत बोल देना कुछ सर और दिया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले नहीं मालूम था एपी है कि नहीं है, बाद में मालूम पड़ा कि हाँ सर ये एपी है। गिवन सीक्वेंस इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस। एपी है, कैसे एपी है सर? विथ कॉमन डिफरेंस इज 5। ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आप ट्राई करना, खुद से आप सॉल्व करो, ठीक? क्योंकि आपको भी समझ में आए कि हाँ सर ये एपी फीलिंग कैसा देता है अपने को प्रूफ करते टाइम। मान लो मैं एक टर्म ले रहा हूं, सीक्वेंस ले रहा हूं, Tn = n²। मैंने लिखा, वापस मेरा क्वेश्चन यही था, चेक करके बताओ एपी है कि नहीं है, ये एपी है या नहीं है। आप वही करने वाले हो। देखो कभी भी अगर ऐसा आया, ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, आप इतना तक जा रहे हो। मैंने आपको एक फॉर्मूला क्या लिखवाया था कि चेक करो Tn - 1। मैं यहां पे रिजल्ट लिख भी दे रहा हूं। आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको चेक करना है Tk - Tk - 1 इज कांस्टेंट। अगर एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, बोलना सर ये P है। Tk कैसे निकालेंगे सर? Tk आसान है, n की जगह पे k पुट करने का है। देयरफॉर Tk क्या हो जाएगा? Tk = k² एंड Tk - 1, Tk - 1 = k - 1 का होल स्क्वायर। k - 1 कहां पे लिखा सर? आपने इनपुट कहां पे पुट किया है? n के जगह पे, क्योंकि n के जगह पे ही आपको k लिखना है और n की जगह पे k - 1 लिखने का है। तो k² और k - 1² हो गया। क्या करने का? इनको डिफरेंस, इनका डिफरेंस निकालो। कांस्टेंट आया, कांस्टेंट मींस नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटी, बोल देना सर ये p है। देयरफॉर Tk - Tk - 1 इज इक्वल टू Tk इज k² माइनस, फिर इधर क्या हो जाएगा?
k माइनस 1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस, ओपन करके आप समझ लेना, k स्क्वायर माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 2k और हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि ये प्लस 1 आता, आप ओपन करोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2k माइनस 1 विच इज नॉट कांस्टेंट। बोलोगे सर कैसे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप k का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 देगा, k का वैल्यू 2 रखोगे 2 2 जा 4 माइनस 1 3 देने वाला है, 3 रखोगे 3 2 जा 6 माइनस 1 5 देने वाला है। तो k का वैल्यू हर एक अलग अलग इनपुट पे क्या दे रहा है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रहा है, मींस नॉट कांस्टेंट है। अगर नॉट कांस्टेंट तो सर एपी नहीं है। अच्छा, एक कंक्लूजन यहां से देखो, अगर आपको सीक्वेंस का टर्म बोल रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई भी सीक्वेंस का टर्म लीनियर फंक्शन में मिल जाए, क्योंकि आप देख सकते हो ये एक लीनियर फंक्शन है, और अगर लीनियर फंक्शन में मिल गया तो ज्यादा पॉसिबिलिटी हो एपी हो जाएगा। और जिस दिन टर्म आपको, टर्म बोल रहा हूं, सम ऑफ टर्म नहीं बोल रहा हूं, टीएन आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाए, वो पक्के से नहीं होने वाला है, नहीं होगा, वो एपी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एपी के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी तक, क्या पढ़ा है, एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसका आप कोई भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस निकाल लो, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। एपी क्या कर सकते हैं हमारे रियल लाइफ में, अगर देखोगे तो आपका टाइम बहुत बचा सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाओगे तो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एपी के टर्म को लिख लेता हूं। एक सीक्वेंस देखने में कैसा लिखता है आपको, फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म T1 दिखता है, सीक्वेंस का सेकंड टर्म T2 जैसा दिखता है, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, ऐसा करके आपको Tn तक जाता है। अब एक बात बताओ, आप एपी में सीक्वेंस का नेक्स्ट कैसे टर्म फाइंड कर रहे हो? सबसे पहला टर्म क्या था आपके पास, ए था। बहुत ही ध्यान से समझना, अगर मैं फर्स्ट टर्म बोलूं तो हो जाता है ए, और सीक्वेंस क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस क्या करता है, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू, जो हर एक टर्म में कांस्टेंट ऐड होते रहता है या सब्ट्रैक्ट होते रहता है। मैं मान लेता हूं कि ये इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग मींस बढ़ रहा है एपी, तो अगर मैं कांस्टेंट डी ऐड कर दूं तो ए में ऐड करूंगा तो हो जाएगा ए प्लस डी। फिर ये वाले टर्म में अगर प्लस डी कर दोगे तो ए आपको T3 मिल जाएगा, ए प्लस 2D। कैसे किया सर, ए प्लस डी में डी को ऐड कर दिया, ए प्लस 2D मिल गया। वापस ए प्लस 2D में आप डी को ऐड करोगे, ए प्लस 3D मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि सर ये कितना होगा। मान लिया आपको फॉर्मूला आता है, आप जानते हो कि सर वो क्या होता है, लेकिन आप ध्यान दो, जब यहां पे 1 था तो यहां पे डी नहीं था, नहीं था तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि सर यहां पे नहीं है तो 0D है। अच्छा, आपको 0D दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, ये कि सर जो टर्म है उसमें से एक कम है, ये 1 है तो 1 एक कम करोगे तो 0 पे पहुंच जाएगा। ये T2 है, T2 में D का कोएफिशिएंट 1 है, मींस 2 से एक कम दिख रहा है तो ये 1D हुआ। ये T3 है, 3 से एक कम है तो A प्लस 2D हुआ, और ये 4 है तो यहां पे 3 है, तो जो टर्म है उससे एक कम D का कोएफिशिएंट है, तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, A प्लस n है, n से एक कम करो n माइनस 1 हो जाएगा, और लास्ट में D हो जाएगा। सो एपी में Tn का फॉर्मूला क्या होता है सर, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कुछ ऐसा होता है, याद रखना, और मुझे पता है आपको याद भी रहेगा। ठीक है सर, अब एक काम करते हैं, जरा इसको ओपन करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहले कुछ देर बोला था कि अगर आपको एक फंक्शन लीनियर मिल जाता है तो पॉसिबिलिटी रहता है वो एपी बन जाए। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये क्या है, एपी का nth टर्म है, तो जो भी Tn आप ओपन कर दोगे ब्रैकेट को, a प्लस एन डी माइनस डी दिख रहा है, a फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है, और AP अगर सीक्वेंस होगा तो D भी उसका कांस्टेंट ही होने वाला है, क्योंकि AP में D कांस्टेंट ही होता है। देयरफॉर Tn क्या आ रहा है, एन डी प्लस a माइनस डी, ये तो कांस्टेंट ही है और ये भी D, तो ये क्या कर रहा है, आपको n में एक लीनियर फंक्शन दे दिया। जब भी आपको लीनियर फंक्शन मिल जाए और प्रूफ करने को बोल रहा है कि AP है, तो पक्के से समझ लेना वो तो होने वाला ही है, बस आपको प्रूफ करना है, उसका आंसर हाँ ही है, बस आपको प्रूफ करके देना, हाँ सर देखो फंक्शन लीनियर आ गया तो AP तो होने वाला ही है। अच्छा, यहां तक तो सीख लिए सर। क्या सीखे सर, AP अगर एक सीक्वेंस ऐसा है उसको AP बनाने का है तो हम लोग एक D ऐड करते जाते हैं और आपको एक AP का रिजल्ट दे देता है। अब देखो यहां पे क्या होता है,
मैं यहां से एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं। अगर मैं लास्ट टर्म को एल से डिनोट करता हूं, लिखा भी जाता है एल कभी कभी, तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां पे आया, जस्ट हमने यहां पे देखा। और मैं क्या कर रहा हूं, ए को इस साइड भेज रहा हूं, एल माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, देयरफॉर एन माइनस वन इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी, देयरफॉर एन माइनस वन इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। ये याद रखना, आपको टाइम बचाएगा, ये यहां से ये हटा दो, टाइम बचाएगा एन का वैल्यू फाइंड करने में। एन का फॉर्मूला याद रखना, जरूरी नहीं है आप रख करके ऐसा करो, डायरेक्ट एन का वैल्यू पूछा डायरेक्ट लिख दो, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, काम खत्म। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस वन इज इक्वल टू एन। एन मीन्स कौन सा टर्म का पोजीशन पूछ रहे हो, एन क्या डिनोट करता है, किसी भी टर्म का पोजीशन दिखाता है। ये था आपका एपी के बारे में। सर और कुछ है क्या एपी में? बहुत सारा चीजें, देखते रहना, ठीक। ये एपी है। अब मैं क्या करता हूं, दो तीन क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। पहले एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि एपी में 17th टर्म को बोलोगे कैसे, तो बोलना सर 17th टर्म तो T17 होता है, बट आपको नहीं बोलना है कि सर प्लस 16 लिख दो। मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर कोई भी टर्म है तो उससे एक कम करोगे तो डी का कोएफिशिएंट मिलता है। तो T17 है, हो जाएगा a प्लस 17 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 16d। इतना करने के बाद ये लिखना, ये आपको अलग अलग क्वेश्चन में हिंट भी करता है। अगर मैं आपसे T19 पूछ दूं तो a प्लस 19 माइनस वन इंटू डी, देयरफॉर T19 इज इक्वल टू a प्लस 18d। ऐसा आप कुछ इस तरीका से लिखना है, ठीक है? अच्छा ठीक, यहां तक समझ गए? इसको रफ करते हैं। फिर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई एपी में इफ 10th टर्म, देखो ये ऑब्वियसली 10th पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको रिवाइज कराने के लिए दे रहा हूं। इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज, मान लो कुछ भी है, इज 100 एंड 20th टर्म is 200, find 30th टर्म। ये फाइंड करना है आपको। कैसे फाइंड करेंगे सर? देखो सवाल को सॉल्व करने से ज्यादा होता है कि आप सवाल के स्टेटमेंट को देख कैसे पा रहे हो, क्या सोच पा रहे हो आप। मान लो ये लिखा है कि 10th टर्म है सर किसी एपी का, कैसे सॉल्व करेंगे आप? 10th टर्म को अगर आप बोलोगे तो क्या लिखेंगे सर? T10। T10 इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट सिखाया कि जो भी n है उससे एक कम करके d का कोएफिशिएंट लिखना सीखो। a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस T10। T10 का वैल्यू आपको 100 दिया है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर a प्लस 9d इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 20th टर्म को अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, a प्लस 19d इज इक्वल टू 200, और वो हो गया इक्वेशन नंबर 2। और आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब माइनस कर दोगे, क्या कर रहे हैं हम लोग? इक्वेशन 2 को 1 के साथ माइनस कर रहे हैं। a और a तो कैंसिल ही होने वाला है, 19d और 9d, आप 10d दे देंगे, 200 में से 100 माइनस चला जाएगा, 100 आ जाएगा, देयरफॉर d का वैल्यू तो 10 आ गया। d का वैल्यू 10 आ गया, a का वैल्यू में कोई भी इक्वेशन में रख दो, a का वैल्यू भी आ जाएगा। मान लो मैं यहां पे रखता हूं, तो a इज इक्वल टू 100 माइनस 9d, 100 माइनस 9d, d का वैल्यू 10 है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 100 माइनस 9 इंटू 10, a इज इक्वल टू 10 आ गया आपको। ये थे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस। मान लो क्वेश्चन आपसे पूछता, देखो मैंने क्या बोला कि पहले जो टर्म है उसको ऐसा लिखना सीखो। अगर ऐसा लिखना सीख गए तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे ही। मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है इफ pth term of an AP is Q and qth term is P, find, इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखना, P प्लस qth टर्म, P प्लस qth टर्म
ऑफ एनएपी। इस एपी का आप P प्लस क्यूवेथ टर्म फाइंड करके दो। ये तो सवाल आसान लग रहा था। और आप बोलोगे सर 10th टर्म को आप ऐसा क्यों लिखवा रहे हो, a प्लस 10 माइनस 1d। लिखवाने का पर्पस ये है कि आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सको। मुझे पता है अगर 10 टर्म बोला तो आप a प्लस 9d लिख दोगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को भी आप इस फॉर्म में लिखना सीखो। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है आपको, pth टर्म, नाम से बोलोगे तो क्या होगा टीपी, क्योंकि nth टर्म को जब टीपी बोलते हैं, सेकेंड टर्म को T2 बोलते हैं, तो pth टर्म को भी टीपी बोलने वाले हम लोग। और टीपी का फॉर्मूला क्या होगा सर, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। p माइनस 1 में क्यों बोला, क्योंकि जस्ट बोला अभी n जो भी है उससे एक कम करके लिखना है आपको, तो a प्लस b माइनस 1 इंटू डी। मैं यहां से क्या लिख सकता हूं सर, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। सर ये कहां से लिखे, दिया है भाई, लिख लो यहां से। अच्छा, और क्या दिया है, एंड क्यूवेथ टर्म इज p। क्यूवेथ टर्म को नाम से बोलोगे तो क्या आएगा सर, TQ का वैल्यू क्या होगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। TQ का वैल्यू दिया है क्या, p। देयरफॉर a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो वापस बोल रहा हूं, इसको एज अ रिजल्ट याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन ऐसा ही नहीं है, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में आ भी गया है और पूछा भी जाता है, क्योंकि एक रिजल्ट है। तो क्या हो गया सर, TP इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये हो गया। अब इसलिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूं इक्वेशन 1 से, या 1 को 2 से माइनस कर दो, आपकी मर्जी। a और a तो कैंसिल दिख रहे हैं, और यहां से आएगा p माइनस 1 इंटू डी, माइनस होगा किसके साथ सर, ये वाले d के साथ। q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस p, q माइनस p। ओपन कर दोगे आप, क्या मिल जाएगा, p d। अच्छा ऐसा लिख रहा हूं ना, p माइनस q d, और देखो यहां से माइनस d, माइनस माइनस प्लस d कैंसल हो गया, q माइनस p। उस साइड भेज दोगे, d इज इक्वल टू q माइनस p, नीचे आएगा p माइनस q, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, q माइनस p कैंसल हो गया, d का वैल्यू आ गया माइनस 1। याद रखना सर, ऐसे इक्वेशन में d का वैल्यू माइनस 1 होता है। अगर d का वैल्यू माइनस 1 आ चुका है तो मैं क्या कर लूंगा, यहां से a का वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, कोई भी इक्वेशन में रख दो, मान लो मैं यहां पे रखता हूं, ध्यान से देखना, मैं वहां पे रख रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से a प्लस p माइनस 1 d की जगह पे माइनस 1 में रख दिया, इज इक्वल टू q। देयरफॉर a इज इक्वल टू q, ध्यान से देखना, q माइनस p उधर गया प्लस p, माइनस माइनस प्लस 1 उधर गया माइनस 1, तो a का वैल्यू कुछ आ गया, q प्लस p माइनस 1। क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है, फाइंड p प्लस क्यूवेथ टर्म। p प्लस क्यूवेथ टर्म को फाइंड करना है। नाम से बोलना सीखो आप पहले। p प्लस क्यूवेथ टर्म को बोलेंगे कैसे सर, ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। p प्लस क्यूवेथ टर्म को फाइंड करने का है, कैसे फाइंड करेंगे, पहले बोलना सीखो। p प्लस क्यूवेथ टर्म को बोलते कैसे हैं, p प्लस क्यूवेथ टर्म इज tp प्लस q। एंड अब फॉर्मूला बोलो क्या होने वाला है, जो भी n की जगह पे है उसमें से एक कम d का कोएफिशिएंट होगा, a प्लस p प्लस q, ये तो n वाला हो गया, उससे एक कम कर दो और ये हो जाएगा d का कोएफिशिएंट, इज इक्वल टू a का वैल्यू देख लो, p प्लस q माइनस 1 है, p प्लस q माइनस 1 प्लस d का वैल्यू माइनस 1 है। चलो लिख ही देता हूं, p प्लस q माइनस 1, d का वैल्यू भी माइनस 1, इज इक्वल टू p प्लस q माइनस 1 माइनस p माइनस q प्लस 1। देखो क्या आ रहा है सर, ये भी इसके साथ कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, सब कैंसल। देयरफॉर TP प्लस Q इज इक्वल टू 0 आता है। क्वेश्चन में क्या है, अगर किसी pth टर्म का वैल्यू Q है एंड अगर किसी qth टर्म का वैल्यू P है, तो P प्लस qth टर्म का आंसर 0 आएगा। ये आपको यहां से रिजल्ट मिला। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कंक्लूजन दे दे आपको।